श्री पंकज गांधी जायसवाल जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, जो कि सीए है, अर्थशास्त्री है, महासचिव है और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार का जो ओपी सेल है उसके आप सदस्य भी हैं और साथ साथ इस मिट्टी के लाल है, निचलौल के धरती के हैं। एक बार पुनः मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आदरणीय पंकज जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि पंकज जी इस निचलौल के धरती से मिलान करते हैं और उन्होंने अपने बुद्धि विवेक के बल पे, अपने प्रतिभा के बल पे पूरे भारत में अपना नाम किया है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवी पर आपका कार्यक्रम आता रहता है, हम सभी लोग देख करके प्रफुल्लित होते हैं। आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए मैं महाविद्यालय की प्रबंध निर्देशिका श्रीमती स्वेतलाना दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो माला भेंट करके अंग वस्त्र व स्मृति दे करके पंकज गांधी जायसवाल जी का स्वागत के छात्र छात्राओं को आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और विशिष्ट अतिथि पंकज गांधी जायसवाल जी को माला भेंट करके, अंग वस्त्र भेंट कर और स्मृति चिन्ह दे करके आपका स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली श्री पंकज गांधी जायसवाल जी के लिए कि आप अपना अमूल्य समय दे करके मुंबई से चल करके हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। एक बार पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भी हम लोग के बीच में आए, बच्चों का उत्साह बढ़ाए, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागत के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग के बीच में अमित अंजन जी, जो पूर्वांचल ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, ऐसे अमित अंजन जी भजन गायक हैं, हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित भेंट करके स्मृति चिन्ह दे करके आप सम्मानित करें। एक बार पुनः जोरदार ताली अमित अंजन जी के लिए पूरे छात्र छात्राओं की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। आप अपना अमूल्य समय दिए, इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपके प्रति आभारी है। स्वागत के क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आरपीआईसी सिसवा के बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री सुनील पांडे सर, प्राचार्य सरस्वती देवी महिला महाविद्यालय टिकुनहिया के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अतिथिगण का। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके वाली आप लोग पढ़े हैं आगे पीछे, एक ही स्कूल के हम लोग विद्यार्थी हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा भी निचलौल में हुई है, लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रबंध निदेशक श्री पवन दुबे जी को। उनका जो साहस और प्रयास है इस क्षेत्र को लेके, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे शिक्षा को लेकर अलग जगाया है, वो अभूतपूर्व है। और ओडीओपी का तो सपना हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेके चले हैं, लेकिन उसको महाराजगंज में जिस तरह से उन्होंने आत्मसात किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों के बीच में इसको डाउनलोड किया और बच्चों ने जिस तरह से इसको एक्सेप्ट करके कितना अभूतपूर्व प्रदर्शनी लगाया है, खुद से चीज़ों को बनाया है, मतलब इसकी मैं शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकता। जब मैं घूम रहा था तो मुझे लगा कि समय मेरे पास कम है और इन लोगों का प्रयास ज़्यादा है और आधा स्टॉल न देख पाए और आधा स्टॉल नहीं देख पाया, तो मैंने बच्चों से बोला है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं ज़रूर देखूंगा क्योंकि आप लोगों ने प्रयास किया। यहाँ पे निचलौल में रह के, यहाँ के स्कूलों में पढ़कर आपने प्रयास किया। जनरली हम लोग को लगता है कि महाराजगंज जैसे छूट गया है विकास के मैप में। हमको लगता था कि लखनऊ से अगर विकास चलता है तो गोरखपुर से राइट मार लेता है, लेकिन महाराजगंज में जिस तरह से चीज़ें डेवलप की आप लोगों ने अपने दम पे, वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अभिभूत हूँ और ये चीज़ जो आपने शुरुआत की है रुकेगा नहीं, ये आगे जाएगा। और आपका जो संदेश है, आपका जो मैसेज है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आ चुका है और जो ओडीओपी के स्टेट हेड है
प्रमुख सचिव नवनीत सहगल जी उनके सभी ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन दुबे जी के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप लोग तो शायद अर्ली 90s या आफ्टर 90s की पैदाइश होंगे, तो आपने वो समय नहीं देखा होगा जो हमने यहाँ पे समय देखा है। 90s में मुझे अपनी सिस्टर का एडमिशन कराना था ग्रेजुएशन में, BA में, तो इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक डिग्री कॉलेज था, महाराजगंज में डिग्री कॉलेज था, और हम लोग को बस नहीं मिलता था कई बार जाने के लिए, तो बड़ा कष्ट सह के 2 घंटा पहले बस स्टेशन पे जाते थे। कोई सरकारी बस आती थी तो उसमें बैठ के फिर महाराजगंज जाते थे, फिर एडमिशन होता था। तो लेकिन लड़कियां पढ़ने नहीं जाती क्योंकि ना तो बस की सुविधा उतनी ज़्यादा थी, ना तो टैक्सी की सुविधा उतनी ज़्यादा थी, तो लड़कियां स्कूल जाके पढ़ती नहीं थी। एडमिशन करा लिया, फिर परीक्षा देने चली जाती थी। ये मैंने सालों देखा है, और हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि निचलौल में डिग्री कॉलेज खुलेगा। इस तरह का उस समय का माहौल था, और जिस तरह से पवन जी ने इस पूरे क्षेत्र में, मुझे लगता नहीं है कि अब कहीं की भी लड़कियां अशिक्षित रहती होंगी या कहीं के भी लड़के अशिक्षित रहते होंगे। पूरा ये बेल्ट है, मतलब निचलौल, सिसवा, नौतनवा के बीच का जो पूरा बेल्ट है, जिस तरह से उन्होंने कॉलेज की चेन खोली है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े कॉलेज के ट्रस्टियों से मिलते हैं, सबके दिमाग में रहता है नहीं हम MBA को कॉलेज खोलेंगे, हम इंजीनियरिंग का कॉलेज खोलेंगे, हम टेक्निकल, सबके दिमाग में मुद्रा अर्जन का एक दिमाग में रहता है। कोई ये नहीं सोचता कि हम बेसिक एजुकेशन का खोलेंगे, हम BA का खोलेंगे, हम MA का खोलेंगे, हम B.Ed का खोलेंगे। इस तरह के सोच जो है पवन दुबे ने जो इस क्षेत्र में लगाई है, और जिसके बाद यहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और जिस तरह से महिलाएं घर से निकल के अब वो BA और MA कर ले रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्षेत्र के लिए एक बड़ा वरदान है कि पवन जी यहाँ आए। बहुत पहले हमने सिब्बल लाल सक्सेना जी के नाम सुना कि उन्होंने इस क्षेत्र में अलग जगाया, उनको देखने का तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में लाइव सिब्बल लाल सक्सेना जी हमारे साथ बैठे हैं, तो इनका तो आप पहले स्वागत करिए। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे साथ की भी लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, इंटर के बाद पढ़ नहीं पाती थी। ठीक यही सिचुएशन आज से 40 साल पहले इंटर कॉलेज को लेकर था, जब हमारे यहाँ सिर्फ एक ही इंटर कॉलेज था बाली, और निचलौल टाउन की लड़कियां नहीं पढ़ पाती। उस समय श्री भगवती प्रसाद गुप्ता जी ने निचलौल शहर के अंदर जाकर राजा रतन सेन इंटर कॉलेज खोला, और वहां से फिर नगर की लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला। तो शिक्षा को लेकर जो अनवरत इस शहर में प्रयास हुआ, और इस मुकाम पे पवन जी ने इसको पहुंचाया है, सबसे पहले इनको धन्यवाद। और इनके साथ जो पूरी टीम लगी है, संयोग से हमारे साथ की टीम लगी, श्याम बिहारी जी भी हमारे साथ पढ़े हैं, सुनील जी भी हमारे साथ पढ़े हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ही लगे हुए हैं। मुझे कभी ये नहीं लगता है कि मैं नहीं लगा हूँ, इन लोग से संवाद होता रहता है, फोन से संवाद होता है, ऑनलाइन संवाद होता है, ऐसा लगता है कि हम लोग खुद लगे हुए हैं। और चूंकि हमें इस मौके पे पवन दुबे जी ने बुलाया और कुछ कहने का मौका मिला है, तो जिस तरह से आपने भी तैयारी किया, हमने भी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा कि हमें भी लगा कि इतनी गंभीरता है। वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आदत होती है कि लिख के हर चीज को बोलने की, क्योंकि दायरे से बाहर न जाए, तो हमने भी कुछ बुलेट्स पॉइंट्स बनाए हैं जिसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले 2 मिनट में एक और चीज बोलूंगा कि इस क्षेत्र में जो सबसे कमी थी दृष्टि की, वो दृष्टि पवन जी ने शिक्षा के रूप में डाली है, लेकिन और भी बहुत सी चीजों का दृष्टि बाकी है यहाँ पे डालना। हमें खुद नहीं मालूम था कि निचलौल का ये कहानी है, निचलौल का ये इतिहास है, निचलौल का ये वैल्यू है। 15-20 दिन पहले की बात है, मुंबई में बहुत बड़ा अखबार है यशोभूमि करके, उन्होंने एक सीरीज चालू की है कि उत्तर प्रदेश बिहार से यदि कोई आता है तो उनके बारे में वो स्टोरी, सक्सेस स्टोरी छाप रहे हैं। तो वो सिर्फ उस व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी नहीं छाप रहे हैं, वो उनके टाउन या उनके गांव की कहानी और इतिहास में छाप रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रो बनाया था निचलौल का कि भाई ये निचलौल में होता है, लेकिन मुझे लगा कि शायद हमसे कुछ छूट रहा है, कहीं खो न जाए, वो इतिहास का भाग बने। तो कॉफी टेबल बुक की एक मेरी परिकल्पना आई, और वो नगर के लोगों को या कोई गेस्ट आता है जब आप उसको भेंट करेंगे तो उनको पता चलेगा हाँ ये निचलौल क्या है और इसकी कहानी क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि दृष्टि से क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, और उस चीज की कमी थी, और वो कमी अब धीरे धीरे पूरी हो रही है, क्योंकि हमारे सूबे का जो मुखिया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को अपने मेन एजेंडे में लिया है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से इस पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है, जिसकी हम लोग परिकल्पना नहीं कर सकते थे। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं से निकला हूँ, यहीं पढ़ा हूँ।
मेरी कक्षा 5 तक की शिक्षा शिशु सदन करके स्कूल है, वहाँ हुई है। और फिर मैं ज्ञान भारती में पढ़ा हूँ। मैं 1 साल सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हूँ। वहाँ पे कुर्सी मेज नहीं होता था, हम लोग चटाई पे पढ़ते थे। कक्षा 8 की पढ़ाई मैंने उस तरह से की है। फिर 9-10 की पढ़ाई मैंने बाली से की है। तो इस तरह से मैं पढ़ते हुए गया हूँ। तो मुझे मालूम है कि शहरों में जाके क्या समस्याएं होती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग को लेके क्या समस्याएं होती हैं। फिर हम शहरी कुलीन वर्ग के सामने अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जो है ढीला होता है, हम कहाँ कहाँ समस्याओं का सामना करते हैं। ये सब अनुभव लेते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कुछ अनुभवों को और कुछ कहानियों को आपसे शेयर करूँ, ताकि ये जो मौका संवाद का मिला है इससे आप हमसे कुछ लेकर जाएं, हमारे अनुभव को लेकर जाएं, हमारे ज्ञान को लेकर जाएं। कुछ 3-4 कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आपको लगेगा कि हाँ, जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक कैरेक्टर में एक गूगल में आप कभी सर्च करिएगा, एक महिला का नाम लेता हूँ, रेवती रॉय करके। पिछली बार 4-5 साल पहले मैं आपके स्कूल में आया था, तब भी मैंने कहानी सुनाया था। जब भी मैं सुनाता हूँ तो मैं खुद भी प्रेरित हो जाता हूँ उस कहानी से। रेवती रॉय करीब उनकी उम्र 30-32 साल की रही होगी या 35 ईयर की होगी। और गृहस्थी उनकी मैच्योर हो रही थी अभी, तभी उनके पति का देहांत हो गया। वो पूरी तरह से वो अपने पति पर डिपेंड थी। जब उनके पति का देहांत हुआ, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूं। ऐसे उन्होंने गुजार दिया, अपना 1 महीना बीत गया जो मृत्यु के बाद संस्कार होता है। फिर एक जगह उन्होंने शांति से बैठा और फिर अपने अंदर खोज किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या हुनर है, मेरे पास क्या स्किल है, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। तो उन्हें अचानक से याद आया कि अरे मुझे तो ड्राइविंग आती है। मैं तो अपने हस्बैंड को लेकर कार से कई बार जुहू चौपाटी जाती थी, बांद्रा जाती थी। उन्होंने अपने अंदर जब खोज किया तो उन्हें एक स्किल नजर आया कि मुझे तो ड्राइविंग आती है। फिर उनको लगा रिटर्न फाइल होता था, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। उसको बोला, यार मुझे कार खरीदनी है, तुम थोड़ा हेल्प करो, एक काम करो, तुम 1.5 लाख रुपया लगाओ, वो 1.5 लाख रुपया मैं तुमको 3 साल के बाद लौटा दूंगी। और मुझे 5 लाख की कार खरीदनी है, करीब 5-6 हज़ार रुपये EMI आएगी, वो मैं तुम्हारे नाम से आएगी, उसमें 2,000 रुपये ऐड करके मैं तुमको 8,000 रुपये महीना दूंगी। तो तुम्हारी 2,000 रुपये की इनकम भी हो जाएगी, 5-6 हज़ार की तुम्हारी किस्त भी चली जाएगी, और तुम्हारे 1.5 लाख रुपया मैं 3 साल के बाद लौटा दूंगी। मैं एग्रीमेंट कर लेती हूँ। इस प्रकार करते हुए एक कार की उसने व्यवस्था की और ड्राइविंग चालू किया। ड्राइविंग जब चालू किया तो उसके देखे देखे उसके साथ की 4-5 औरतों ने ड्राइविंग चालू किया और 5 महिलाओं ने ड्राइविंग लेडीज टैक्सी सर्विस चालू की मुंबई में। जब इसकी स्टोरी अखबार में छपी तो एक इंटरनेशनल कंपनी ने इनको अपने यहाँ बुलाया और इनको बुलाने के बाद इनिशियल फंडिंग 10 करोड़ की दिया इन्होंने कि आप कम से कम जो है 100 गाड़ी से आप स्टार्ट करिए इस मुहिम को। और इंडिया में पहली लेडीज टैक्सी सर्विस शुरू करने वाली वो महिला रही। और मेरा सौभाग्य है कि उस लेडीज टैक्सी सर्विस को शुरू कराने में जो इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम था वो हमारे पास आई। बोले, पंकज जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टर आ गया है और मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना है, पैसा आएगा तो मैं दे दूंगी। मतलब कोई बात नहीं, पैसा आएगा तो दीजिएगा, नहीं आएगा तो मत दीजिएगा। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया और उन्होंने 100 गाड़ियों के साथ लेडीज टैक्सी सर्विस चालू की। 1200 गाड़ियों का कमिटमेंट वो इंटरनेशनल कंपनी ने दिया और एक साथ उन्होंने मुंबई में, पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में महिलाओं को गाड़ी चलाना सिखाया। तो एक ऐसी इनर वैल्यू जो हमें नहीं मालूम है उसको उसने जगाया। और आज सिर्फ लेडीज टैक्सी सर्विस इंडिया में नहीं चलती है, उनकी प्रेरणा से कम 4 से 5 हज़ार टैक्सियां चलती हैं पूरे मेट्रोज में। उन्होंने अभी डिलीवरी के क्षेत्र में लड़कियों को प्रेरित किया, फिर भी वो सफलता के शिखर पर चढ़ी। तो इससे आपको प्रेरणा लेने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि आप रेवती राय की स्टोरी गूगल पे जाके सर्च करें और पढ़ें। दूसरी स्टोरी में आपको सुनाना चाहूंगा, एक उषा जाधव करके फिल्म एक्ट्रेस है, करीब मुझे याद है 2009-10 में हमारे पास आई थी। उसको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था और वो स्ट्रगल कर रही थी, तो कुछ कॉन्टेक्ट्स के लिए तो हम लोग काफी 2-3 जगह गए थे। लेकिन वो दिखने में जीर्ण काया थी, दुबली पतली लड़की थी, कलर बिल्कुल सांवला था। तो प्रोड्यूसर डालिए उन जिलों से जाकर सामान लाना दुष्कर था, तो लोगों ने खुद बना दिया। इसी को आत्मनिर्भर बोलते हैं कि आप अपनी जरूरत की चीजों को खुद पूरा कर ले, वही आत्मनिर्भर होता है। और आत्मनिर्भर युवा का मतलब क्या होता है? वो युवा जो उसकी खुद की जरूरत है वो अपने खुद से पूरा करे। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक सीख दूंगा, क्योंकि मेरा मूल कार्य क्षेत्र पश्चिमी भारत है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
ये इस क्षेत्र में ही मैं ज़्यादा रहता हूँ। अगर बोलेंगे साल के 12 महीने में से तो 3-4 महीना मेरा साउथ इंडिया में और 4-5 महीना मेरा वेस्ट इंडिया में बीतता है। एक चीज़ मैंने वहाँ देखा है कि कक्षा 10 के बाद कोई बच्चा अपने पिता से पैसा नहीं मांगता है, सब अपने पैसे से पढ़ते हैं। कक्षा 10 की जब गर्मी की छुट्टी होती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हमारे पास फोन आना चालू हो जाता है कि सर 2 महीने का काम मिलेगा, 3 महीने का काम मिलेगा, 4 महीने का काम मिलेगा। वो जब भी खाली समय मिलता है वो कहीं ना कुछ काम करना चाहते हैं, कहीं कुछ करना चाहते हैं ताकि वो पैसा कमा सके। वो बड़ा शर्मिंदा। आप खुद अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपने पिता को सहयोग कर सकते हैं, हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस यहाँ नहीं है, साल के 12,000, 15,000, 20,000 का खर्चा है। उसको खुद से आप कोशिश करें कि हम उसको खुद से कैसे कमा कर आत्मनिर्भर बनकर हम उसकी कमी को पूरा करें। अभी मैं देख रहा था बहुत से बच्चों ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। मैंने बोला ये आप एक सर्विस को यूज करिए, Amazon.com है और ऐसे बहुत से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सामान उठाने और सामान पहुंचाने दोनों का काम करते हैं। आप अपने घर पे सामान बना के रखिए, आपको जरूरत नहीं है कि दुकान पे जाके बेचने के लिए। आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग करिए। और वहाँ पे जो एक लड़की ने अच्छा सा बनाया था, कई लड़कियों से मैंने पूछा, लड़कों से पूछा, उसकी कॉस्ट 100 रुपए थी, किसी ने बताया 80 रुपए है, उसका मार्केट वैल्यू 500 प्लस है। उन्होंने बोला होगा 500 प्लस, लेकिन मैंने खुद इवेल्युएट किया क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ तो मुझे मालूम है कि किन चीज़ों को क्या वैल्यू है। 500 रुपए की चीज़ यहाँ पे लैंडेड कॉस्ट 80 से 100 रुपया पड़े, 400 रुपए का मार्जिन है। अगर वो अमेजन पे लिस्ट करके अगर वो डिस्काउंट देके 400 रुपए में बेचती है तो उसको अमेजन का कमीशन काट के भी 200 से 250 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। तो साल में अगर 100 भी बेच दिया तो 25,000 का काम हो गया। वो इस तरह से अपने हुनर का इस्तेमाल कर अपने परिवार को सहायता कर सकते हो, कमाना सीख सकते हैं। जैसे जैसे उसके अंदर भाव आएगा कमाने का, तैसे तैसे वो लड़की आत्मनिर्भर होती जाएगी, वो लड़का आत्मनिर्भर होता जाएगा। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम BA करें, MA करें, LLB करें, पिता के पैसे से करें। ये आदत हमें अभी से छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और अगर मैंने ये बोला है कि आदत डेवलप करें, 10% भी अगर बच्चे फॉलो करें, हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। पूरा देश आत्मनिर्भर भारत है। अगर हम वैश्विक व्यवस्था का पार्ट न बने, वैश्विक सप्लाई चेन का पार्ट न बने, तो हम लोग सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है। हमें न तो खाने की कमी है, न तो हमारे पास स्वास्थ्य की उपचार की कमी है। हमारे पास दुनिया को सीख देने वाली योग है, दुनिया को स्वस्थता का सीख, प्रिवेंटिव मेडिसिन का सबसे अच्छा योग है, आयुर्वेद है, सबसे अच्छी हमारे पास खेती है, सबसे अच्छा लैंड है, बेस्ट ब्रेन है, बेस्ट लेबर है, सब कुछ हमारे पास है। हम आइसोलेट भी हमें पूरी दुनिया कर देती है, 10 साल तक आइसोलेट कर दे, 20 साल तक आइसोलेट कर दे, तब भी हम सेल्फ सस्टेन्ड हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा देश और हम अपने आप में खुद आत्मनिर्भर है। और आत्मनिर्भर अगर इस देश में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो 75 जिलों का आधार स्तंभ है, ये खुद हमारे प्रदेश को आत्मनिर्भर बना देगा। ये जो कारीगरी है, आप तो सिर्फ महाराजगंज जिले के हैं, आपने 74 जिलों की कारीगरी को जिस तरह से एडॉप्ट करके जिस तरह से इसको बनाया है, ये अपना 75 जिला भी फ्लोरिश कर जाएगा तो अपना प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा। और इस चीज को चरितार्थ करने के लिए, इस चीज को जमीन पर उतारने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने काफी इसको प्रयास किया और बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। उसमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ योजना है, वो सर्वश्रेष्ठ योजना आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और माइक्रो इकोनॉमी को लेकर उन्होंने एक योजना बनाई है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ये दोनों योजनाएं जो है देश को काफी आगे ले जाएंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपको हमारा प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। उस चीज पे हम आपको कुछ लिख के लाए हैं कि अगर हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है या प्रदेश से आगे बढ़ के हम राष्ट्रीय चिंतन करें तो हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके 4 पिलर हम 4 पिलर पर डिस्कस करेंगे। जो 4 पिलर में से पहला पिलर है उसको हम बोलते हैं इटर्नल इकोनॉमिक्स, सनातन अर्थशास्त्र। तो पहले स्तंभ सनातन अर्थशास्त्र को मजबूत करेंगे। जो दूसरा स्तंभ है वो एग्रो इकोनॉमी का है, एग्रो इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। तीसरा स्तंभ जो है वो माइक्रो इकोनॉमी का है, उसको मजबूत करेंगे। चौथा स्तंभ है डी अर्बनाइजेशन, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है, गांव में लोगों को बसाना है, शहरीकरण को कम करना है, टाउन का विकास करना है। ये 4 पिलर पे ही हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने जिले को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इन 4 पिलर के बारे में मैं 2-2 मिनट आपको बताऊंगा कि इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होता है।
इटरनल इकोनॉमिक्स बेसिकली इसका हिंदी में नाम होता है सनातन अर्थशास्त्र। सनातन अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर का ही इस्तेमाल करके आप कमाइए। जैसे रेवती राय के अंदर एक हुनर था, रेवती राय के अंदर उसने अपने हुनर को पहचाना कि मुझे ड्राइविंग आती है, उसी स्किल नहीं कर रही थी। उस कमी को पूरा किया योगी आदित्यनाथ जी ने जब उन्होंने कुंभ को जाके बोला कि कुंभ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, कुंभ सामाजिक उत्सव है, इसमें करीब पूरे समाज के लोग भाग लेते हैं। और हमारा जो कुंभ जिसको लोग उतना प्रसारित नहीं किए, दुनिया ने इसे देखा कि अरे 15 करोड़ लोग आए और इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। तो कुंभ जैसे उत्सव को उन्होंने व्यावसायिक प्लेटफॉर्म, उत्तर प्रदेश का कमर्शियल प्लेटफॉर्म के रूप में उसका इस्तेमाल किया और विश्व को उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल का परिचय कराया। सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग कुंभ में नहीं आए, उनको मालूम था कि देश से लोग आएंगे, विदेश से लोग आएंगे। तो यूपी को जो एक्सपोजर उन्होंने कुंभ को दिया था, ये हमें चिंतन लाना पड़ेगा। हमें चिंतन लाना पड़ेगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारे गांव का, शहर का स्ट्रक्चर है, हम उसके हिसाब से आर्थिक चिंतन करें। हमने क्या किया, लार्ज इंटरप्राइज के सप्लाई चेन से हमने जोड़ना चाहा अपने बाजार को। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉकिस्ट अपॉइंट किया, होलसेलर आया, रिटेल आया। हम ऊपर से इकोनॉमी को नीचे धकेलने की कोशिश की, कभी सोचा नहीं कि गाँव का बाजार ही तो बाजार खड़ा करता है। कभी जो गांव का सेल्फ सस्टेंट पुराना हाट था, बाजार था, उसको मजबूत करने का प्रयास नहीं किया गया। अगर हाँ इस गांव के हाट को, बाजार को मजबूत करने का प्रयास किया जाए तो हमारा देश जो है अपने आप में सेल्फ सस्टेंट, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा। यही इंटरनल इकोनॉमिक्स का सूत्र है। दूसरा जो सूत्र है एग्रो इकोनॉमी का, पूरा भारतवर्ष अपने एग्रो के लिए पहचान में जाना जाता है और उससे भी ज्यादा, सबसे अधिक अगर एग्रो में पहचान है तो पूर्वांचल की है। और पूर्वांचल में हमको लगता है कि सबसे फर्टाइल एरिया अगर देखेंगे चारों तरफ हरियाली है तो अपने महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर की है। और एग्रो इकोनॉमी हमारे देश का पिलर है। हमारे पास सरप्लस खाद्यान्न है। अगर एग्रो इकोनॉमी में काम किया जाए, हमें वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ा जाए, तो आज जो गन्ना हमको लगता है कि सिर्फ हमारा गन्ना चीनी मिल वाला खरीदेगा, इस गन्ने का खरीदार खाली गन्ना की